विद्यार्थियों, इस वीडियो में अपन देखेंगे कक्षा 11 का अपन टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है राइबोसोम। तो हमने राइबोसोम का परिचय देखा था, उसके अन्य नाम, उसके प्रकार और उसका रासायनिक संगठन हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे राइबोसोम की जैव उत्पत्ति, जिसको कहते हैं बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम। मतलब राइबोसोम कैसे बनता है और उसकी जो उप इकाइयाँ वो कैसे बन रही है, फिर पूरी तरह से पूर्ण राइबोसोम कैसे बनता है। तो हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था वो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने मुख्यतः दो तरह के राइबोसोम पढ़े थे। 70S, तो ये जो 70S का राइबोसोम था, इसका छोटी यूनिट तो हमने क्या कही थी 30S, और बड़ी यूनिट क्या होती है इसकी 50S। और हमने ये भी कहा था कि आपको इसको जोड़ना नहीं है, ये अवसादन दर के आधार पर ये इकाइयों का आकार है, जैसे ये छोटी है ये बड़ी है, तो इस तरह से इनका आकार है। बड़ी होगी वो अवसादन में कम समय लगाएगी, इसलिए बड़ी होगी। हमने 1S बराबर कहा था 10⁻13 सेकंड। तो ये 30S की इकाई ये कैसे बनी? तो देखिए, इसको बनाने के लिए हमने आरएनए बनाने के लिए क्या किया था कि आरएनए क्या, ये राइबोसोम क्या होते हैं, ये आरएनपी होते हैं, अर्थात राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल होते हैं। अर्थात ये आरएनए के प्लस प्रोटीन से बने होते हैं, ये याद रखिएगा। अब आरएनए में भी कौन सा आरएनए, एक तो आरएनए होता है, एक एमआरएनए होता है और एक टीआरएनए होता है। तो इसमें कौन सा आरएनए होगा, आरएनए। इसका मतलब है राइबोसोमल आरएनए। तो आरएनए में भी कौन सा, जो आरएनए है और प्रोटीन, ये मिलकर राइबोसोम का निर्माण कर लेगी। 3 तरह के अपन आरएनए पढ़ेंगे जब आरएनए वाला पार्ट पढ़ेंगे तब। तो इसमें जो आरएनए होता है वो हमारे राइबोसोम को निर्मित करता है। जैसे 30S है, तो 30S में एक तो 16S का जो आरएनए होता है वो, और इसके साथ हमने पढ़ा था कि 21 तरह की प्रोटीन मिलकर 30S की इकाई को निर्मित कर देती है। और ये दोनों मिलकर जैसे 30S की छोटी इकाई निर्मित कर देती है, अंडाकार इकाई, जिसके अंदर एक 16S का आरएनए होता है। ये 30S की इकाई बन गई। उसी तरह से जो 50S की इकाई है, तो उसमें दो तरह के आरएनए हमने पढ़े थे, एक तो 5S वाला और एक 23S वाला। ये दो आरएनए हैं, दो आरएनए। और इसके साथ हमने पढ़ा था कि 32 प्रकार के प्रोटीन मिलकर एक बड़ी उप इकाई गुंबदाकार इकाई का संश्लेषण कर देती है, जिसमें दो तरह के आरएनए हैं, एक तो 5S वाला और एक 23S वाला। अब ये दोनों इकाइयाँ बन गई है। अब क्या होता है, ये दोनों इकाइयाँ एक, अभी इनको राइबोसोम नहीं कहेंगे, अभी ये एक छोटी उप इकाई है, ये बड़ी उप इकाई है। अब जैसे ही मैग्नीशियम आयन की सांद्रता 0.001 मोल हो जाती है, तो छोटी इकाई है वो बड़ी इकाई के ऊपर जुड़कर एक पूरा राइबोसोम बना लेती है। अब इसको अपन पूरा राइबोसोम कहेंगे। देखो, ये जुड़कर एक राइबोसोम बना लिया। तो ये तो हमारे जैसे 17 प्रकार की बात थी। और ये 17 प्रकार का राइबोसोम हमने कहा था कि मुख्य रूप से ये प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रियल हृदय है उसमें भी पाया जाता है। तो इस तरह से है। बाकी दूसरा जो हमारे यूक्रिएट, मुख्य रूप से यूक्रिएट में जो आरएनए पाया जाता है वो 80S प्रकार का होता है। और 80S में हमने एक तो 40S की छोटी इकाई पढ़ी थी और एक 60S की छोटी इकाई। 40 और 60S मिलकर 80S का राइबोसोम बनाते हैं। तो जो 40S की इकाई थी, हमने ये कहा था कि उसमें एक 18S का आरएनए और उसमें लगभग 33 प्रकार की प्रोटीन मिलती है। और ये एक छोटी शेष आरएनए की 40S की छोटी उप इकाई बन गई। यह आरएनए और प्रोटीन आपस में गुंथकर, आपस में संलग्न होकर ये इकाई बना रहे हैं। इसी तरह से 60S की इकाई में कौन कौन से थे, 5S वाला, 5.8S वाला आरएनए, और ये इसमें 18 तो हो गया। और बाकी तीसरा एक 28S आरएनए, 5S, 5.8 और 28S के 3 आरएनए मिलकर और लगभग 50 तरह की प्रोटीन मिलकर एक बड़ी उप इकाई का संश्लेषण कर देती है। तो इसमें 3 तरह के आरएनए हैं और ये 50 प्रकार की प्रोटीन है। अब ये दोनों जब यहाँ पर मैग्नीशियम की सांद्रता 0.01 m हो जाती है, मोलर हो जाती है, तो दोनों इकाइयाँ जुड़कर एक राइबोसोम का निर्माण
कर लेती है, तो ये एक राइबोसोम हो गया। अब बात ये आती है कि ये जो उप इकाइयाँ बन रही है ये कहाँ बनती है और फिर राइबोसोम का निर्माण कैसे होता है। तो यही है कि राइबोसोम की जैव उत्पत्ति कैसे हो रही है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रोकैरियोट की। अगर प्रोकैरियोट के अंदर ये कैसे बनता है, तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम की उत्पत्ति, राइबोसोम की उत्पत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। देखो, हमने प्रोकैरियोट कोशिका पढ़ी थी, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है, बहुत ही सिंपल टाइप की कोशिका होती है। इसमें कोई सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है, कोई भी तरह का दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता है। डीएनए भी पाया जाता है तो उस पर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और वो नग्न रूप से पड़ा रहता है, कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है। देखो इस तरह से। और उसमें हमने कहा था कि इसमें मीजोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। अब इसमें जो डीएनए पड़ा हुआ वो केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है, ये कोशिका द्रव्य में ही खुला पड़ा हुआ। इस कारण इसको न्यूक्लियोइड या नग्न डीएनए भी कहते हैं या जीनोफोर भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर होगा, हम ये कहेंगे प्रोकैरियोट में कि यहाँ पर अगर केंद्र के नहीं है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर केंद्रिका भी नहीं होगी। तो राइबोसोम की जो उत्पत्ति होती है उसका मुख्य केंद्रक यूकेरियोट में होता है केंद्रिका। कौन होता है, केंद्रिका। तो हम यह कहेंगे कि इनमें केंद्रिका, केंद्र के अंदर पाई जाएगी न्यूक्लियोलस कहेंगे, न्यूक्लियस के अंदर पाई जाएगी गहरी संरचना, जिसको हम कहेंगे केंद्रिका। न्यूक्लियस नहीं होती, अतः राइबोसोम की उत्पत्ति कोशिका द्रव्य में, जिसको अपन क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म में होती है। ये एक बहुत ही सिंपल बात है प्रोकैरियोट कोशिका लिए। ये केंद्रिका तो होगी नहीं, क्योंकि केंद्र की नहीं है तो केंद्रिका भी नहीं है। तो इसलिए राइबोसोम की जो उत्पत्ति है वो कहाँ होगी, इस कोशिका द्रव्य में होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो जीनोमिक डीएनए है, ये जीनोमिक डीएनए, इस डीएनए से ही सारा काम होने वाला है। तो हम कहेंगे कि ये जो प्रोटीन, तो जैसे राइबोसोम सेल प्रोटीन तो बनाती है, प्रोटीन संश्लेषण जब करती है तो प्रोटीन तो इसके कोशिका द्रव्य के अंदर पड़ी हुई है, भरी पड़ी है। अब यहाँ पर आरएनए बनाना है, तो आरएनए का निर्माण, जिसको अपन जीनोम डीएनए या इसको हम राइबोसोमी डीएनए भी कह देंगे। जिस समय ये राइबोसोम बनाएगा तो उस डीएनए को अपन जीनोमिक या राइबोसोम डीएनए से होता है। अब कैसे होगा, देखो तो यहाँ पर क्या होगा, जो डीएनए है वो डीएनए साइटोप्लाज्म में, ये काम कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। और यहाँ पर एक एंजाइम काम आता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। देखो ये महत्वपूर्ण एंजाइम है एक, ये एंजाइमों का कारण हो रहा है। तो कोशिका द्रव्य में डीएनए पर जब आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा, डीएनए थोड़ा खुल जाएगा और यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज, ध्यान रखिएगा प्रोकैरियोट में केवल एक ही प्रकार का होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज है ना, वो केवल एक ही प्रकार का होगा। जबकि यूकेरियोट के अंदर ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 तरह का होगा, जबकि प्रोकैरियोट में ये केवल एक ही प्रकार का होता है। तो यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म में क्या कर देगा, जो डीएनए है उसके द्वारा यहाँ पर देखो, ऊपर देखो 5S वाला, फिर 16S वाला और फिर 23S वाला, ये तीनों आरएनए बन चुके हैं, इन्होंने बना दिए ना। ये सारा काम कहाँ हो रहा है, कोशिका द्रव्य के अंदर ही हो रहा है। और ये ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम केवल एक ही प्रकार का होता है। तो इसमें ये तीनों ही आरएनए है वो आरएनए पॉलीमरेज द्वारा, और कहाँ होता है ये, कोशिका द्रव्य में ये क्रिया होती है। देखो अब होगा क्या, तो देखो अब आगे क्या होने वाला है, ये तीनों जो आरएनए हैं, जैसे इसके अंदर जो 16S वाला आरएनए है, 16S प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बना लेगी, 30S की इकाई बना लेगी। और 5 प्लस 23S वाला आरएनए, 5S और 23S और प्रोटीन मिलकर यहाँ पर क्या बना लेगी, 50S की इकाई बना लेगी।
ये 50s की इकाई बन गई। अब ये अभी होगा क्या, जैसे ये यहाँ पर बन गई, ये छोटी इकाई बन गई और ये बड़ी इकाई बन गई, ये 30s वाली और ये 50s वाली। जैसे ही यहाँ पर मैग्नीशियम आयन की सांद्रता 0.001 होगी तो यहाँ पर ये पूरी तरह से राइबोसोम का निर्माण हो जाएगा। जब इसको उच्च सांद्रता मिलेगी ना मैग्नीशियम आयन की, तो ये एक राइबोसोम का निर्माण कर लेगी। तो 30s की इकाई और 50s की इकाई मिलकर ये एक राइबोसोम बन गया है। तो हम कह रहे हैं कि प्रोकैरियोट में केवल राइबोसोम का जनन कोशिका द्रव में होता है और आरएनए पॉलीमरेज जो एक ही प्रकार का होता है उसके द्वारा संपन्न किया जाता है। अब बात करते हैं यूकैरियोट की। देखो हमारी तो यूकैरियोट में थोड़ा सा भिन्न है। यूकैरियोट में राइबोसोम की उत्पत्ति तो यहाँ पर थोड़ा सा भिन्न है। तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है कि जो राइबोसोम की उत्पत्ति होती है वो केंद्रिका में होती है। ध्यान रखिएगा, केंद्रिका में होती है मुख्य रूप से। अतः केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहते हैं या कारखाना कहते हैं, ये याद रखिएगा। राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहेंगे? केंद्रिका को कहेंगे। चूँकि हमारे अंदर यूकैरियोट कोशिका के अंदर केंद्रिका में होती है, अतः केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। और राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, राइबोसोम को हम क्या कहेंगे? क्योंकि राइबोसोम आगे चलकर प्रोटीन बनाएंगे तो राइबोसोम को हम कहेंगे प्रोटीन की फैक्ट्री। तो ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। केंद्रिका को तो कहेंगे राइबोसोम की फैक्ट्री क्योंकि राइबोसोम का निर्माण करेगी केंद्रिका, और राइबोसोम आगे चलकर प्रोटीन का निर्माण करेंगे, इस कारण प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहेंगे? राइबोसोम को कहेंगे। ये दोनों अलग अलग है। अब अपन बात करते हैं कि यूकैरियोट के अंदर किस तरह से इसका संश्लेषण हो रहा है। तो देखिए यूकैरियोट कोशिका आपने देखी होगी। यूकैरियोट कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ ये केंद्रक है। इसके झिल्लियों में छेद होते हैं। यहाँ पर डीएनए है, ये डीएनए, इस डीएनए के साथ एक बहुत ही गहरी संरचना जुड़ी रहती है जिसको हम कह रहे हैं केंद्रिका। ये है केंद्रिका और ये क्या है? ये केंद्रक है। और ये यहाँ पर क्या है? कोशिका द्रव्य। ये है कोशिका द्रव्य। अब थोड़ा सा इसमें देखिएगा आप, क्योंकि ये जो केंद्रिका है ये हमारे डीएनए यानी गुणसूत्र से जुड़ी हुई है। तो ये जिस जगह पर जुड़ी रहती है उस जगह पर आरएनए बनाने वाली जीन पाई जाती है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमारे यूकैरियोट्स के अंदर 4 तरह के आरएनए बनेंगे, 5S, 5.8, 28S और 18S। ये 4 तरह के आरएनए बनेंगे। तो इसमें देखो ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि जैसे ये मान लीजिए ये ये डीएनए है और यहाँ पर ये केंद्रिका जुड़ी हुई है। तो ये यहाँ पर जो ये जीन है, ये जीन क्या करती है? ये जैसे केंद्रिका है तो यहाँ पर जो जीन पाई जाती है ये जीन सिर्फ 3 तरह के आरएनए बना सकती है। और वो भी कौन सी? 5.8 वाला, 18S वाला और 28S वाला। तो हम कहेंगे कि ये 3 तो आरएनए केंद्रिका में बन जाते हैं। लेकिन इस जैसे ही ये केंद्रिका से बाहर ये डीएनए जा रहा है तो यहाँ पर इसके बिल्कुल केंद्रिका के पास ये जो जीन पाई जा रही है ये जीन थोड़ी केंद्रिका से बाहर है। इसलिए जो 5S वाला आरएनए बनेगा वो 5S वाला आरएनए कोशिका द्रव्य में बनेगा। सॉरी, कोशिका द्रव्य में क्या? केंद्रक द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य के अंदर बनेगा। ये सारा कहाँ सिस्टम है? ये केंद्र के अंदर है। देखो यहाँ पर जहाँ पर केंद्रिका जुड़ी हुई वहाँ पर तो जो जीन पाई जाती है वो तो ये 3 आरएनए बना देगी और डीएनए। और ये थोड़ा सा आगे जाकर ये जो जीन केंद्रिका से बाहर होती है तो 5S वाला आरएनए केंद्रक द्रव्य बनेगा। ये एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि केंद्रिका में ठीक है, तो केंद्रिका जहाँ जुड़ी होती है उस केंद्रिका में हो क्या रहा है? वहाँ पर एक एंजाइम काम आता है। देखो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। देखिए अब यहाँ पर ये चीज़ और बता देता हूँ,
हमारे अंदर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और थर्ड, 3 तरह के एंजाइम होते हैं ये। तो जो ये फर्स्ट है ना, ये तो बनाएगा आरएनए और सेकंड बनाएगा एमआरएनए और थर्ड बनाएगा टीआरएनए। ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए कि यूक्रिएट में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट तो बनाएगा आरएनए, सेकंड बनाएगा एमआरएनए जिसको संदेशवाहक आरएनए कहेंगे, और तीसरा बनाएगा ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरण आरएनए। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट काम कर रहा है, तो फर्स्ट काम करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर केंद्रिका में ये 3 आरएनए बन जाएंगे। देखो 5.8S वाला, 18S वाला और 28S वाला, ये 3 तो बन गई केंद्रिका में। अब चौथा जो बनेगा वो केंद्रक द्रव्य में बनेगा। केंद्रक द्रव्य का मतलब कहाँ बनेगा, केंद्रक में बनेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सारा काम डीएनए पर ही होता है, ये डीएनए के द्वारा बनता है। यहाँ पर एक एंजाइम काम आता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब याद रखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट काम नहीं आएगा, यहाँ पर एंजाइम होता है वो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा। टीआरएनए जो बनाता है, टीआरएनए जो बना रहा है वो एंजाइम काम आएगा, और यहाँ पर ये संश्लेषण कर देगा 5S आरएनए का। ये ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि यूक्रिएट में कौन सा आरएनए केंद्रिका में नहीं बनकर केंद्रक द्रव्य में बनता है, तो वो तो है 5S वाला। बाकी तीनों आरएनए केंद्रिका में ही बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये नोट करना है कि केवल 5S आरएनए ऐसा आरएनए है जो केंद्रक द्रव्य में बनता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए मैंने इसको दोबारा लिखी है। अब क्यों बनता है इसका कारण मैंने बता दिया कि 5S निर्माण करने वाली जो डीएनए की जीन है वो केंद्रिका जहाँ से जुड़ी रहती है उससे थोड़ा सा दूर होती है, यानी होती तो पास में ही है लेकिन उससे थोड़ा हटकर होती है। और वो जीन कहाँ पर है, केंद्रक द्रव्य में। ये देखो, ये तो केंद्रिका आ गई यहाँ तक तो, और ये जो जीन है 5S वाली बना रही है ये इसके पास है लेकिन केंद्रिका से थोड़ी सी हटकर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जीन होती है वो केंद्रक से थोड़ा हटकर उसके पास पाई जाती है, केंद्रक द्रव्य में पाई जाती है, इसलिए इसका संश्लेषण भी केंद्रक द्रव्य में ही होता है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब होगा क्या, इन चारों आरएनए में से देखो जो 18S आरएनए है, 18S वाला, जो 18S वाला आरएनए है, और वो प्रोटीन के साथ मिलकर इसने क्या बना लेगा, ये 40S की उप इकाई बना लेगा। और जो बाकी के 5S, 5.8S और 28S वाले आरएनए ये प्रोटीन के साथ मिलकर 60S की इकाई बना लेंगे। और जैसे यहाँ पर सांद्रता मैग्नीशियम आयन की इतनी होती है 0.001 मोल, तो ये दोनों इकाइयाँ हैं वो जुड़कर 40S और 60S की ये पूरा राइबोसोम बना लिया। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और है, ये मतलब ये देखो, ये केंद्रक यहाँ तो ये तो केंद्रिका है, इस केंद्रिका के तो अंदर बन गया, केंद्रिका बन गया 5.8, मतलब केंद्रिका के अंदर तो क्या बना 5.8S, 18S और 28S। जबकि इस केंद्रक द्रव्य में क्या बना, यहाँ पर ये जो केंद्रक द्रव्य है इस केंद्रक द्रव्य में बन गया 5S वाला आरएनए। तो ये 5S वाला आरएनए क्या होता है, यहाँ पर जैसे यहाँ इसे केंद्रिका में जाकर प्रोटीन के साथ मिलकर यहीं पर केंद्रिका के अंदर ही 40S की और 60S की इकाइयाँ बन जाती है, और ये इकाइयाँ फिर इस केंद्र के छिद्र से होकर कोशिका द्रव्य में आ जाती है। ये इकाइयाँ कहाँ आ गई, कोशिका द्रव्य में आ गई। और ये कोशिका द्रव्य में जब इनको मैग्नीशियम की सांद्रता मिलती है 0.001 मोल, तो ये एक पूरा राइबोसोम बना लेती है। तो याद रखिएगा, संपूर्ण राइबोसोम का निर्माण कोशिका द्रव्य में होगा और ये कब होगा,
जब प्रोटीन संश्लेषण का समय होगा तब ये स्थिति आएगी। अब देख लेते हैं कुछ विशेष बातें। चलिए कि नोट देखो, राइबोसोम की बड़ी जो उप इकाई है, पर ध्यान रखिएगा जब राइबोसोम इस तरह से जुड़ेगा प्रोटीन से जुड़ेगा तो बड़ी इकाई तो ऊपर की तरफ रहेगी इस तरह से, और छोटी इकाई नीचे की तरफ रहेगी। तो यहाँ पर टीआरएनए आकर जुड़ेगा, यहाँ पर इस जगह पर टीआरएनए आकर जुड़ेगा। तो बड़ी इकाई पर टीआरएनए, ये अपना 5S जो आरएनए है की सहायता से जुड़ता है, ध्यान रखिएगा, की सहायता से जुड़ता है। राइबोसोम की बड़ी इकाई पर जब टीआरएनए आकर जुड़ेगा जो अमीनो अम्ल को लेके आएगा, तो वो यहाँ पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर जो आरएनए होगा वो 5S वाला होगा। कौन सा होगा? 5S वाला, ये याद रखिएगा। ये तो अपने यूकेरियोट की बात है। प्रोकैरियोट में प्रोटीन संश्लेषण के समय, ये सब प्रोटीन संश्लेषण की बात है। एमआरएनए के साथ छोटी उप इकाई जोड़ने पर 16S आरएनए सहायक होता है, ध्यान रखिएगा, सहायक होता है। ये बड़ी उप इकाई है, छोटी उप इकाई है 16S वाली, तो यहाँ पर आरएनए जुड़ेगा, एमआरएनए जुड़ेगा, ये बिल्कुल एक रज्जु की एमआरएनए। तो ये यहाँ पर कौन सी इकाई मदद करेगी? 16S वाली। और हमारे अंदर कौन सी करेगी? टीआरएनए जोड़ने के लिए तो करेगी 5S वाली, और प्रोकैरियोट में यहाँ पर एमआरएनए को जोड़ने का इस्तेमाल करेगी 16S की जो संरचना है वो। देखो ये जो 16S वाला है, ये जो 16S आरएनए है ना, 16S आरएनए, इसका एक नाम और है नोवेल आरएनए, नोवेल आरएनए भी कहते हैं इसको। प्रोकैरियोट में होता है। 16S आरएनए को नोवेल आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि ये जो आरएनए है ना, क्योंकि इसके सार क्रम का उपयोग जीवाणु वर्गीकरण में किया जाता है। देखो ये एक ऐसा आरएनए है, इस कारण इसको नोवेल आरएनए कह रहे हैं कि जीव वर्गीकरण में काम आ रहा है ये। एक साइंटिस्ट हुए थे कार्ल वुज, इन्होंने क्या किया, इसी आरएनए के आधार पर आर्की जीवाणु को मोनेरा जगत से अलग कर दिया था, मोनेरा जगत से अलग किया। ये इंपॉर्टेंट बात है, मोनेरा जगत से उन्होंने अलग कर दिया था इससे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन कि ये राइबोसोम की एक विशेषता और है कि जो राइबोसोम होते हैं वो जाति विशिष्ट नहीं होते। राइबोसोम जाति विशिष्ट नहीं होते, इसलिए ये इनका एक फ़ायदा है कि एक जाति का राइबोसोम दूसरी कोई भी जाति है उस जाति में प्रोटीन संश्लेषण में काम आ सकता है, क्योंकि ये जाति विशिष्ट नहीं होते हैं। तो कोई भी किसी भी जाति का राइबोसोम आप किसी भी जाति में प्रोटीन संश्लेषण में काम में ले सकते हो। और लास्ट अपन पढ़ लेते हैं राइबोसोम के कार्य। वैसे ये अपना टॉपिक खत्म हो चुका है राइबोसोम वाला, तो राइबोसोम के कार्य पढ़ लेते हैं। फंक्शन, पहला कार्य देखो, सबसे इम्पोर्टेंट काम है इसका प्रोटीन संश्लेषण करना। प्रोटीन संश्लेषण का मतलब है ये अमीनो अम्ल को इस तरह से जोड़कर एक लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाता है। प्रोटीन का मतलब हो गया पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अमीनो अम्ल की।
अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को क्या कहते हैं? प्रोटीन। तो होगा क्या है कि जैसे ये राइबोसोम होगा बड़ी इकाई, ये छोटी इकाई है, तो यहाँ पर mRNA जुड़ेगा, mRNA, यहाँ पर tRNA आएगा, tRNA है वो यहाँ पर अमीनो अम्ल को लेके आएगा। फिर ये दूसरा राइबोसोम ये धीरे धीरे इसके ऊपर खिसकेगा, तो दूसरा एक अमीनो अम्ल आएगा, फिर तीसरा अमीनो अम्ल आएगा, फिर इस तरह से ये एक लड़ी बनती जाती है प्रोटीन की। यहाँ पर एक से ज़्यादा राइबोसोम पॉलीसोम की स्थिति भी हो सकती है। तो इस तरह से ये प्रोटीन संश्लेषण पढ़ेंगे अपन, इसका अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरा इसका कार्य देखो, प्रोटीन संश्लेषण के समय tRNA जोड़ने में, अभी पढ़ा था हमने, tRNA जोड़ने में राइबोसोम की, हम तो अपनी बात करते हैं बड़ी उप इकाई का जो 5S RNA है वो सहायक होता है। ये प्रश्न भी परीक्षा में नीट में पूछा जाता है कि कौन सा RNA केंद्रक द्रव्य में बन रहा है, कौन सा RNA tRNA जुड़ रहा है। अब ये क्यों मदद कर रहा है? क्योंकि देखो tRNA और 5S RNA बनाने वाला एंजाइम एक ही है, RNA पॉलीमरेज 3। तीसरा देखो, राइबोसोम है वो mRNA की सुरक्षा भी करता है, mRNA की सुरक्षा भी करता है। अब कैसे करता है? देखो कैसे करता है, जैसे ये तो छोटी इकाई हो गई जैसे अंडाकार, और ये बड़ी इकाई हो गई। तो यहाँ से देखो बीच में कई जगह पड़ी, तो यहाँ से ये वो mRNA गुजरता है किसी से आकर, तो ये दोनों इकाइयों के बीच में mRNA को रखता है, अपने दोनों इकाइयों के बीच में। तो दोनों उप इकाइयों के बीच में mRNA को सुरक्षित रखता है। देखो ये भी है, इनके बीच में लेके रखता है इसको, दोनों एक छोटी, ये तो हो गई स्मॉल और ये ऊपर वाली हो गई लार्ज, और दोनों इकाइयों के बीच में ये mRNA यहाँ पर सुरक्षित रहता है। तो मेन तो इसका देखो सबसे इम्पोर्टेंट काम है प्रोटीन संश्लेषण करना। इस कारण से राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। ये और बता देता हूँ मैं आपको, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, ये कौन है? राइबोसोम है। इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। तो ये प्रोटीन संश्लेषण करने की प्रक्रिया होगी जिसको हम अनुवादन कहेंगे। उस अनुवादन में ये प्रोटीन बनाएगा, जिसको अपन कंप्लीट पूरा पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रोटीन संश्लेषण करता है। नेक्स्ट लेसनों में पढ़ेंगे इसको। तो इसका मुख्य काम यही हो जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम प्रोटीन संश्लेषण। इस कारण इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अपन नया जो कोशिकांग है उसका अध्ययन करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अपने साथियों के साथ शेयर करें। और कमेंट में ज़रूर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं या अच्छे नहीं लग रहे हैं तो कमेंट ज़रूर दें आप।